मुझे 7 गोलियां लगी थी, बाजू में लगी थी, बाएं चेस्ट में, पैर में, पेट में। भारत के ओसामा बिन लादेन को खत्म करने का गौरव मिला बीएसएफ को। सामने की लड़ाई हुई हमारी, उन्होंने हमारे पर अटैक किया, हम लोग रूम के अंदर ही सारी लड़ाई हुई। ये वही लश्कर तोयबा है जो पहलगांव अटैक किया है। जवाब किस तरीके से देना चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए इसमें सॉलिड जवाब, मिलिटरीली। आपको तो अभी सीधे पाकिस्तान के कमर तोड़नी चाहिए। पंजाबी मुसलमान और कश्मीरी की हड्डियां एक कढ़ाई में डाल दी जाएं तो वो दोनों अलग अलग हो जाए। उन्होंने रिलीजन पूछ के मारा है। और टूरिस्ट पर अटैक हुआ है, टूरिस्ट पर अटैक हुआ है, वो अनार्म्ड हैं, सिर्फ बच्चे भी हैं, हनीमून पर जाने वाले कपल हैं। एक कपल तो था जिसका 16 अप्रैल को शादी हुई थी। कौन सोचा था कश्मीर में रेलवे लाइन जाएगी? पाकिस्तान इसी डेवलपमेंट को लेके परेशान है और इसी को अटैक कर रहा है। अब तो पाकिस्तान का सीधा इलाज करना चाहिए। दुख सुख था एक सपना, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। बड़े पर्दे पर जिन हीरोज और फिल्म्स को देखकर आप सीटियां बजाते हो, तालियां बजाते हो, कई बार वो कहानियां होती हैं किसी रियल लाइफ हीरो की। हाइप बाय निहारिका के इस पॉडकास्ट में हम मिल रहे हैं ऐसे ही एक रियल लाइफ हीरो से। बीएसएफ कमांडर रहे नरेंद्र नाथ धर दुबे जी, एनएनडी दुबे कहा जाता है इन्हें। 2003 कश्मीर ग्राउंड जीरो में इन्होंने गाजी बाबा को ढेर किया था। अभी हाल ही में इमरान हाशमी की आई फिल्म ग्राउंड जीरो इन्हीं के ऑपरेशन पर बनी है। लेकिन आज बात उस फिल्म की नहीं होगी, आज बात होगी दुबे सर के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की। बहुत बहुत शुक्रिया हाइप पर आने के लिए। थैंक यू निहारिका, थैंक यू सो मच। सर, आपसे सबसे ज्यादा हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है कश्मीर को लेकर? कश्मीर को लेके इशू ये है कि ये एक ऐसी ज्योग्राफी है जो एक बड़े अलग हिस्ट्री से पैदा हुई है। कश्मीर हमारे भारत का ताज है और जम्मू कश्मीर ब्रिटिश एरा या उसके पहले की कहानी देखें तो एक इंडिपेंडेंट रियासत हुआ करती थी। 1947 में हम आज़ाद हुए और पाकिस्तान एक टू नेशन थ्योरी पे बना। दो कम्युनिटी एक साथ नहीं रह सकते, तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया। लेकिन तब भी जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत थी। पाकिस्तान ने हमला किया विंटर्स 1947 में और उन्होंने कश्मीर का एक हिस्सा चुरा लिया, हड़प लिया, जिसको हम पीओके बोलते हैं। तो कश्मीर के साथ एक ऐसी चीज जुड़ी है, अगर आप पुरातन काल में जाएं तो कश्मीर के बिना आर्यावर्त कंप्लीट नहीं होता और जम्मू कश्मीर के बिना भारत की परिभाषा पूरी नहीं होती। तो जम्मू एंड कश्मीर भारत से कभी अलग नहीं रहा है। पॉलिटिकली देखें तो जिस तरह से किंगडम सिस्टम था, रियासतें थी, अलग अलग लोगों के क्षेत्र हुआ करते थे, उस हिसाब से जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत थी। पॉपुलेशन मुस्लिम ज़्यादा थी लेकिन उसके रूलर हिंदू थे। अब 1947 के बाद जो पाकिस्तान ने किया, उसके बाद से कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट में तो आ ही गया, इन द सेंस कि कश्मीर के अवाम को कहीं न कहीं, पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पीओके का, वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है। तो जो पाकिस्तान ने विंटर्स 1947 में किया, उसका ये भी हुआ कि बहुत सारी फैमिलीज के कुछ लोग पीओके में रह गए, कुछ लोग इस हिस्से में रह गए। तो वहाँ की पॉपुलेशन भी एक तरह से देखा जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बड़ी इंटीमेट क्लोज फैमिली भी दो पार्ट में चली गई। तो कश्मीर तो खंडित हो ही गया। इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। लेकिन भारत ने बड़े सही मौके पे इंटरवीन किया और महाराजा हरि सिंह के निवेदन पे एक्सेशन ट्रीटी साइन हुआ और उसके बाद उन्होंने भारत को इस बात का अधिकार दिया कि आपको जो ये पाकिस्तान के तरफ से हमारे ऊपर अटैक हुआ है, इसको आप मिलिटरली हैंडल करिए और हम आपके साथ मर्ज होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू वो भारत का अभिन्न अंग बन गया।
पाकिस्तान को ये कभी मंजूर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अटैक ही इसलिए किया था जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए, जिसका वो हिस्सा बस लेके रह गए और बाकी मेजर पोर्शन अब कश्मीर हमारे पास रह गया। तो पाकिस्तान ने तो 1947 से ही कसम खा रखी थी कि कश्मीर को कभी शांत नहीं रहने देना, और उसी कश्मीर के हड़पे हुए भूभाग को आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना, उनके कैंप्स के लिए इस्तेमाल करना, जो कि आज के तारीख में भी वो कर रहा है। अब भारत ने कश्मीर को 1947 के बाद कश्मीर में अपना जो भी एक डेवलपमेंट वर्क है वो बहुत ज़्यादा किया, और उसका मिसाल आप देख भी रहे हैं कि कश्मीर आज की तारीख में कहाँ पहुँचा हुआ है। जिस समय मेनलैंड के राज्यों में बिजली पानी नहीं होता था, उस समय भी कश्मीर के गांव में बिजली और पानी कनेक्टेड था। तो कश्मीर शुरू से ही बहुत प्रोग्रेसिव रहा है और एक शान रहा है भारत की। लेकिन 1980 के बाद से जब से पंजाब में टेररिज्म शुरू हुआ, तो पाकिस्तान ने पहला ट्रायल तो पंजाब में किया और दूसरा ट्रायल उन्होंने कश्मीर में किया कि यहाँ के यूथ को रेडिकलाइज किया जाए, और कहीं न कहीं से एक रेडिकल इस्लाम की फिलॉसफी में वहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करिए और उनको भारत के खिलाफ भड़काइए और उनको आज़ाद कराने का एक ख्वाब दिखाइए कि आपको हम आज़ाद करा देंगे। इन्हीं सारी फिलॉसफी को लेके वो अर्ली 90s में उसने आतंकवादियों को भेजने की शुरुआत की, और अफ़गानिस्तान से जो बेरोज़गार हुए उनके मुजाहिद थे उनको उन्होंने LOC के थ्रू कश्मीर में दाखिल किया, और कश्मीर के जो रेडिकलाइज और गुमराह यूथ थे उनको ऑर्गेनाइज करके उन्होंने एक आर्म्ड स्ट्रगल का रूप दिया, और जिसका अभी भी सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन मेरे नज़रिए से वहाँ की आवाम कभी भी पाकिस्तान को पसंद नहीं करती है। बाहर लोगों को बड़ी भ्रांति है इस बात को लेके, कह रहे कश्मीरी सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कुछ एक केसेस में लगाते हैं, लगाए हैं। मेरा डीपर स्टडी ये है कि कश्मीर पाकिस्तान को पसंद करता है और उसका हिस्सा बन जाएगा, शायद ही कोई कश्मीरी ये बात चाहता हो। कोई नहीं चाहता। कश्मीर एक आइडेंटिटी है, कश्मीर एक बड़ी डिफरेंट कल्चर और रवायत है, कश्मीर की अपनी खुद की हिस्ट्री है। कश्मीर पाकिस्तान में क्यों जाना चाहेगा? वो भी वह पंजाबी मुस्लिम कम्युनिटी जो पूरे पाकिस्तान के मैट्रिक्स को डिसाइड करती है, पूरी पॉलिटिकल मैप वही तय करती है। उनसे कश्मीरी कभी मिल ही नहीं सकते। कश्मीर और वो दोनों पंजाबी मुसलमान और कश्मीरी की हड्डियां एक कढ़ाई में डाल दी जाएं तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी, वो कभी उनके में मेल नहीं हो सकता। अब 15 वर्षों के शहादत और मेहनत के बाद कश्मीर को 2005-2004 में इस नॉर्मलिसी के फेज में लाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने दोबारा टैक्टिक्स बदला, उनको लगा अरे तो कश्मीर बेहतर हो गया, कश्मीर में इतना इन्वेस्टमेंट हमने किया, हमारे इन्वेस्टमेंट का हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, और 2014 में सरकार आ गई। तो इसका और ज़्यादा ये असर ये पड़ा कि इस गवर्नमेंट ने जो 2 हिस्टोरिकल डिसीजन लिए, एबॉर्गेशन आर्टिकल 370 और बाइफर्केशन ऑफ जम्मू कश्मीर इन टू यूनियन टेरिटरीज, ये 2 डिसीजन उनको बहुत हिट किया। उन्होंने सोचा कि ये आर्टिकल 370 एबॉर्गेशन इतना आसानी से हो गया, मतलब कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल पार्टी भी कहा करती थी कि भाई जिस दिन आर्टिकल 370 आप हटा देंगे आपका कश्मीर में कोई झंडा पकड़ने, तिरंगा झंडा पकड़ने वाला नहीं होगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मतलब इतना स्मूथ ऑपरेशनलाइज हुआ आर्टिकल 370 का एबॉर्गेशन कि वहाँ का नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इतना पीसफुली ऑर्गेनाइज नहीं हुआ होगा। तो दैट वाज ए शॉक टू पाकिस्तानी हैंडलर्स। एंड बाइफर्केटिंग यूनियन टेरिटरी, बाइफर्केटिंग J&K इनटू यूनियन टेरिटरी, तो एक स्टेटहुड और वो मुद्दे वाला है जिसको कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम कालांतर में चल के आगे चल के सोचेंगे इस पे क्या है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक डिफीटेड फुटिंग पे आ गया कि इतने सालों का ऑपरेशन टोपाज का पूरा इन्वेस्टमेंट, 35 वर्ष तक जो उन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद को फैलाने, हिंसा करने, कश्मीरी पंडितों को मार के कश्मीर से निकाल देने
एथनिक वायलेंस करना, हिंदू मुस्लिम पूछ के मारना, इस पूरे चीज का तो खेल ही बदल गया और कश्मीर में प्रोग्रेशन बहुत बढ़ गया। कौन सोचा था कश्मीर में रेलवे लाइन जाएगी, बारामूला तक ट्रेन चलेगी, जोजिला पास नया कनेक्टिविटी बन रहा है, जवाहर टनल की पूरी मुकद्दर चेंज हो गई, दिल्ली से ट्रेनें चल गई और अभी तो क्लाइमेक्स है वंदे भारत कश्मीर श्रीनगर में चलने का। कभी 1989, 90, 91 में पाकिस्तानियों ने सोचा होगा कि 2025 में जाकर के ये सरकार वंदे भारत लेके आ जाएगी श्रीनगर में? तो आप क्या बैठ के सोच रहे हैं यहाँ कि ये पाकिस्तान को पसंद आ रहा होगा? पाकिस्तान इसी डेवलपमेंट को लेके परेशान है और इसी को अटैक कर रहा है। 2.25 करोड़ टूरिस्ट को कश्मीर में जाना, 2.25 करोड़ टूरिस्ट नॉर्मल स्टेट में नहीं जाते हैं। इतना टूरिज्म फ्लोरिश कर रहा है, सारे होटल्स बुक हैं, सारी कैब टैक्सीज बुक हैं, ओवर बुक्ड हैं। गुलमर्ग के गंडोला में आपको बुकिंग नहीं मिलती, रोपवे में नहीं मिलती, आप वैष्णो देवी से ऊपर चढ़िए हेलीकॉप्टर का आपको टिकट नहीं मिलता, एयरक्राफ्ट में जहाज में सीट नहीं मिलती। और कश्मीर के अंदर आप टूरिज्म में जाइए तो सड़कें आपको जाम मिलती हैं। मतलब और किसी भी आम आदमी के लिए कम पैसों में और कम समय में और कम परेशानी से अगर कहीं टूरिस्ट प्लेस का मज़ा लेना है तो कश्मीर इज़ द फर्स्ट डेस्टिनेशन। 1 घंटा में पहुंच जाते हैं, 1 घंटा में वापस आ जाते हैं। 28, 30 फ्लाइट, ये तो पाकिस्तान की बड़ी चिंता की विषय है। तो उन्होंने इस जो हमारा अभी ये शताब्दी चल रही है, इस शताब्दी का तो उन्होंने लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद नाम के दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने फ्रंट पे रखा। जैश ए मोहम्मद को उन्होंने 2000 में बनाया और ये दो ऑर्गेनाइजेशन उनको ट्विन इंजन है, जैसे एक जेट के 2 इंजन हो। जम्मू कश्मीर असेंबली पर उन्होंने 1 अक्टूबर 2001 को अटैक किया, भारतीय संसद पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक किया। अटैक के बाद उन्होंने 26/11 मुंबई किया। 172 बेगुनाह शहरी को मुंबई में कराची से चल के पाकिस्तान ISI के ट्रेंड लश्कर तोयबा के आतंकवादी पाकिस्तान नेवल शिप से फैसिलिटेट करके इंटरनेशनल ओशन में डाले जाते हैं। वहाँ से वो अल हुसैनी लोकल जहाज में बैठते हैं। फिर भारतीय कुबेर नाम की नाव को वो अपहरण करते हैं, उसके सेलर के गर्दन काटते हैं और अपनी डिंगी बोट को उसमें लादते हैं, मुंबई शोर पे उतरते हैं और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में घुस के उन्होंने शाम को कत्लेआम करते हैं। 172 लोग मारे जाते हैं। ये वही लश्कर तोयबा है जो पहलगांव अटैक किया है, इसी ने 26/11 किया था। और यही हफीज सईद है लश्कर तोयबा का सुप्रीम कमांडर, जो मास्टरमाइंड था 26/11 के लिए, और ये इसी का लश्कर तोयबा अभी मास्टरमाइंड है पहलगांव, जो अभी पहलगाम में आतंकवादी लश्कर ने किया। आपको क्या लगता है कि सबसे पहली चीज ये हुआ क्यों? क्या ये बहुत दिनों से देख रहे थे, परख रहे थे कि कहाँ वो ऐसा कोई अटैक कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा है पुलवामा के बाद से बहुत शांति थी कश्मीर में, टूरिज्म बढ़ रहा था, लोग जा रहे थे, प्रोग्रेस हो रही थी, घूमने के लिए जा रहे हैं, न्यूली मैरिड कपल्स जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों के प्री वेडिंग शूट्स हो रहे हैं वहाँ पर। तो क्या यही चीज़ खटक रही थी, जैसा कि आपने बताया कि वो लोग देख रहे हैं कि यही चीज़ खटक रही थी? और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो कहीं भी सस्पेंडेड नहीं, वो पास मोड में थे। उन्होंने फरवरी 2019 में पुलवामा किया, 42 CRP के जवान उसमें शहीद हुए। ये हुए अभी 6-7 साल हुए हैं, 6 साल हुए हैं। 6 साल के बाद इन्होंने इसको रिपीट किया। उधर 26/11 जब हुआ तो पुलवामा का गैप जो है 10 साल का था। जो 26/11 हुआ उससे और पार्लियामेंट के बीच गैप 6 साल का था। तो ये गैप्स हैं, ये एक बार इस तरह का फैटल अटैक करते हैं, फिर कुछ दिन पाज ले लेते हैं, सबूत दो, प्रूव करो हमने किया, इस मोड में पहले आएंगे, डिनाई करेंगे, बेईमान नंबर 1 किस्म के हैं,
इंटरनेशनल कम्युनिटी पे भी पूरे टाइम झूठ बोलेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारे यहाँ के टेररिस्ट थे, उम्मीद भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कश्मीर में 19 के बाद प्रोग्रेस आप देख रही हैं, ये बड़ा रैपिड प्रोग्रेस हुआ, खास करके क्योंकि 2019 ही आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का भी ईयर है और वही ईयर पुलवामा का भी है। तो ये इतना प्रोग्रेशन, मतलब उनकी मेन चिंता ही यही है कि अरे इस कश्मीर पे हमने इतना इन्वेस्ट किया, 1947 में अटैक किया, तबाही मचा के रखी है शुरुआत अब से। उसको उनका ये कहना है, उनकी ये स्ट्रेटजी है कि कश्मीर को पहलगांव जैसे हमले करके डिस्टर्ब करो, वहाँ का टूरिज्म चौपट करो, मेन लैंड से लोगों का आना जाना बंद करो, और जो लाखों कश्मीरी यूथ इस टूरिज्म में एसोसिएट होके और फ्लोरिश कर रही है, इस इकोनॉमी का हिस्सा बन रही है, वो इससे अलग हटे, जिससे वो यूथ वल्नरेबल हो, उसको आप दूसरे कामों के लिए रेडिकलाइज कर सको, मोटिवेट कर सको, और वापस कश्मीर को उसी 2003, 2002, 2001 और 1996-97 वाले पोजीशन में ले जाओ। ये उनका एफर्ट है। एंड जो एम प्लस है वो ये है, एम प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पहलगांव वाले में उन्होंने रिलीजन पूछ के मारा है जी, जिसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि हिंटरलैंड बियॉन्ड कश्मीर कम्युनल हैट्रेड को आप इतना ज्यादा चार्ज करो कि इंडिया विद इन इंडिया डिस्टर्ब रहा है, भारत विद इन डिस्टर्ब रहा है। यानी ऐसी चीजें, लोगों के इमोशंस चार्ज्ड हैं, शक के निगाह से एक दूसरे को देखना, कल को किसी सिटी और किसी कम्युनिटी में लेकर के कोई किसी पर अटैक कर सकता है, और कोई मान लीजिए बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज है, नॉट वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, जो इसका इतना निटी-ग्रिटी एनालिसिस नहीं कर सकता, वो इसको मान के चल सकता है कि ये तो पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व है। जबकि असलियत तो ये है, इवन कश्मीर में भी ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी टेररिस्ट से मिले हुए कुछ एक लोग हैं जिन्होंने इस किलिंग्स में टेररिस्ट का साथ दिया है, क्योंकि उनके मदद के बगैर तो अटैक हो ही नहीं सकता था। लेकिन आम कश्मीरी, लार्जर पोर्शन ऑफ कश्मीरी को बहुत इसको लेके धक्का लगा है, क्योंकि यह 6 साल का जो डेवलपमेंट है वो जीरो पर आ जाएगा। कश्मीर की जो पब्लिक है उसको भी महसूस हो रहा है कि इसे बहुत नाम खराब हुआ है, कि हमारे यहाँ आने वाले भारत के तमाम प्रांतों से टूरिस्ट को हम बचा नहीं पाए, उनकी किलिंग्स का तौबत हमारे ऊपर लगा है। और टूरिस्ट पर अटैक हुआ है, टूरिस्ट पर अटैक हुआ है, वो अनार्म्ड हैं, सब बच्चे भी हैं, हनीमून पर जाने वाले कपल हैं। एक कपल तो था जिसका 16 अप्रैल को शादी हुई थी। सच बात है। और सीधे बात करके मारना, खोपड़ी में मारना, जिसे तरबूजे के गोले पे गोली मार रहा है, वह मारने के बाद आप इंश्योर कर रहे हो कि मरा कि नहीं। मतलब ऐसी किलिंग दुनिया के नक्शे में नहीं होती है। ऐसी किलिंग जो हमास और इजराइल का वार हो रहा है वहां भी ये किलिंग नहीं हुई है। अफगानिस्तान में ऐसी किलिंग नहीं हुई है जिस तरह की किलिंग उन्होंने पहलगांव में की है। तो इस किलिंग के पीछे पाकिस्तान की तो यही मंशा है ना। उनकी मंशा यही है कि भारत के अंदर, भारत एक मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चर, मल्टी कम्युनिटी सोसाइटी है, ये तो आप मानते हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशनली हम सेकुलर हैं, हर धर्म, हर बिरादरी, हर तरह के लोगों का हमारे देश में आदर है। हमारे वोट का भी वही अधिकार है जो किसी और के वोट का अधिकार है। किसी भी आदमी को यहाँ पर 2 वोट का अधिकार नहीं मिला है। सच बात है। सबको एक ही वोट का अधिकार मिला है जो भारत का नागरिक है। तो हम इस सच्चाई में जी रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, वर्ल्ड मैप पे हमारी पोजीशन, भारत की भारत का जियोपॉलिटिकल स्टेटस, पूरे दुनिया के नक्शे पर हमारी एक अहमियत, और पाकिस्तान दूसरी तरफ एक फेल्ड कंट्री की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को किसी तरफ से पच नहीं रही हैं। उसको कश्मीर डिस्टर्ब रखना है, कश्मीर को इंटरनेशनल फोकस में लाना है, कश्मीर को किसी न किसी तरह से वर्ल्ड मैप पे ये शो करना है कि कॉन्फ्लिक्ट है, और डिनाई करना है, नहीं ये हमने नहीं किया। इसमें भी देखिए उन्होंने एक सोशल मीडिया के थ्रू पहले क्लेम किया टीआरएफ ने,
वो क्लेम करने के बाद 3 दिन बाद उन्होंने बोला नहीं वो मैंने गलत क्लेम किया था, हमने नहीं किया है। पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने कहा भी है कि अगर इंडिया में एक बम भी दगता है, अगर पटाखा भी जलता है तो कह देते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आया होगा। नहीं ये तो बड़ा वो कन्वीनियंटली ये कह रहे हैं। वो तो कसाब नहीं पकड़ा गया होता तो 26/11 में भी वो बात बोलते। सही बात है। वो तो चोर पाकिस्तानी कसाब पकड़ लिया गया जिंदा, तो सारा सबूत दुनिया के सामने हो गए। नहीं तो उसको भी डिनाई कर देते। कसाब के साथ खानदान के पुष्ट का डेटा लेकर के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आ गई। इनके खालाजान ये हैं, इनके वालिद हैं, इनकी वालदा ये हैं। सही बात है। तब जाकर के इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा। नहीं तो वो तो 26/11 भी अटैक डिनाई कर रहा था, पुलवामा अटैक भी डिनाई कर रहा था। मौलाना मसूद अजहर के भतीजे का अगर इनकाउंटर बडगाम में नहीं होता और वो पूरी जैश ए मोहम्मद का बैकग्राउंड सामने नहीं आता, तो पाकिस्तान यही तो चाहता है। वो डिनायल मोड में क्यों है? वो डिनाई इसलिए करता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो एक्यूज्ड बनेगा। भारत ने जितने सबूत 26/11 के बाद दिए, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उसके ऊपर प्रतिबंध लगा। उसका जो है वर्ल्ड बैंक ने उसके लोन बंद कर दिए। उसके बाद इंटरनेशनल IMF के तरफ से उसको इमदाद बंद हो गई, क्योंकि वो कंट्री स्क्रूटनी पे आ जाती है। और भारत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस किया, हर प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताया कि ये इनका बैकग्राउंड है, तब जाकर के उसका हुक्का पानी बंद हुआ। अब पाकिस्तान का एक तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से बाइकाट हो रहा है, उसकी जितनी फंडिंग है वो रुक गई है। उसके बाद उसने टेरर ऑर्गेनाइजेशन पे लगाम वो लगा नहीं सकता। उस देश के प्रेसिडेंट ने अपने किताब में लिखा है, जनरल परवेज मुशर्रफ की किताब में लिखा है, इन द लाइन ऑफ फायर, उसकी बुक पढ़िए, उसमें क्लियर कट कहता है जिस देश के राष्ट्रपति के अगेंस्ट रावलपिंडी में 2005 में एम्बुश होता है, यही टेरर ऑर्गेनाइजेशन करता है। परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बिल्ली की 100 बार डेथ होती है, एक बिल्ली 100 बार बचती है जिंदगी में, क्योंकि बिल्ली जब जंप करती है तो हर जंप में उसके मरने का खतरा रहता है। लेकिन परवेज मुशर्रफ को 101 बार बचना पड़ा। उसने अपनी बुक में लिखा है। सिपाही साहिबा और ये ग्रुप ने उसको रावलपिंडी में अटैक किया था, और एक बार नहीं किया था, मल्टीपल टाइम्स किया था। एक बार तो सरताज अजीज उसके फॉरेन, उसके जो इतने इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट थे वो खुद कार में बैठे हुए थे। सरताज अजीज जैसे इंपॉर्टेंट आदमी, कलवर्ट उड़ा दिया, पुलिया उड़ा दी। सही बात है। और मेरे कहने का अर्थ है कि जो अपने देश के राष्ट्रपति की हुई एम्बुश किया हुआ हो, वो तो खुद अपने बुक में लिख रहे हैं कि मैंने इनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे लगाम लगाने का कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि रेडिकल इस्लाम इतना मजबूत है पाकिस्तान में। जिस देश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है कि कश्मीर इज आवर जुगर वेन, हमारे गले की नस है, अप्रैल 2025 में बोल रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सच बात। किसी किसी देश का रिस्पॉन्सिबल आर्मी स्टाफ ऐसा बोलेगा? ये वही तो बोल रहा है जो 1940 में जिन्ना बोल रहे थे, जिसके आधार पर पाकिस्तान बना। तो ये 85 साल बाद ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोल रहा है, वहीं के वहीं पर। और कल उन्होंने ISI चीफ को NSA लगा दिया पाकिस्तान का। ऐसा होगा कभी? अच्छा, ISI पहलगाम में ये जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला, उसमें एक बात आ रही है कि इंटेलिजेंस का फेलियर था। ऐसा कैसे हो सकता है कि टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, वहां कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, कोई आर्म फोर्सेस नहीं थे, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थे? पहलगांव घटना में इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। इंटेलिजेंस फेलियर का किसी का आरोप अगर कोई लगाता है पहलगांव केस में, तो उसके आरोप को भी मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर इसका वर्बेटम अर्थ निकालिए, अगर हमें इंटेलिजेंस है कि इतने लोग मारने आ रहे हैं तो हम मारने देंगे, वो तो चलिए है जो भी फेलियर है, लेकिन ओवरऑल आप कंट्री का हिसाब देख लीजिए। मुझे लगता है कि अगर उस बात का मान लीजिए इंटेलिजेंस नहीं था, क्योंकि इंटेलिजेंस अगर किसी को पता होगा कि भाई आज आके टेररिस्ट बेगुनाहों पर अटैक करेंगे टूरिस्ट पर, तो क्यों करने देगा? वो कोई नहीं करने देगा। करने देगा कोई? मतलब कोई चाहेगा कि उसके पहलगांव के अंदर? कोई नहीं चाहेगा। मतलब ये चीज कहीं न कहीं उनके रडार पर मिस कर गई। अब सवाल है कि मिस कर गई तो ये फेलियर माना जाएगा। तो विदाउट डिफेंडिंग देम, विदाउट डिफेंडिंग दी लोकल पुलिस एंड द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, इतना मैं जरूर कह सकता हूं
कि कश्मीर स्पेसिफिक जितने टूरिस्ट हॉटस्पॉट हैं या कंट्री में और जगह भी है, आप हर जगह किसी को सिक्योर नहीं कर सकते। 141 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन को आप ईच एंड एवरी प्लेस पे सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आप बताइए, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात के अहमदाबाद से लेकर के और गुवाहाटी तक कौन सी जगह छोड़ी है जहां इनके अटैक नहीं हुए पास्ट में? यानी कोई अगर ग्रुप या कोई भी इंडिविजुअल जो रेडिकल ग्रुप का है, वो जिस दिन मन बना लेगा कि हमें यहाँ टारगेट करना है तो कर सकता है। आप दिल्ली की ले लीजिए, दिल्ली का कोई भी जगह बताइए। इस स्पेसिफिक केस में मेरा जरूर मानना है कि शायद हम लोग पहलगांव में इतने फ्रीली मेरी मेकिंग करते हुए इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट पे पाकिस्तानी टेररिस्ट आके जंगल पहाड़ से अटैक करके मार डालेंगे, शायद ये इन्होंने इल्म इनको नहीं रहा। कहीं न कहीं ये चीज़ रडार से मिस की। यह भी कह सकते हैं कि हम थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए थे। हमें लगने लग गया था यार 6 साल हो गया, हमें लगने लग गया था नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। और देखिए, हर चीज़ इंटेलिजेंस रडार पे आ भी नहीं सकती। कई चीज़ आप एक असेसमेंट पे चलते हैं। मतलब इतनी बड़ी निहत्थे टूरिस्ट पर कोई अटैक भी तो नहीं हुआ था कश्मीर में। स्कूली बच्चों के बस पे भी कभी अटैक नहीं हुआ था। यानी टेररिस्ट का भी कोई उसूल होता है। कौन ऐसे मारता है? मतलब लेडी बच्चे खड़ा करके ऐसे तो कोई नहीं मारता। मारने का भी एक उसूल होना चाहिए ना, किसी को किलिंग करने का। सामने भी तो पाकिस्तान, आप किसी क्या ही फोर्स के कैंपस पे अटैक करते, आपको बड़ा अटैक करने का मंशा था, अटैक करते, तुम भी फना हो जाते। वो उन्होंने नहीं किया क्योंकि वहां को गोली लगने का खतरा था। लेकिन निहत्थे टूरिस्ट, न्यूली मैरिड लेडी, चूड़ी कंगन बिंदी लगाए बैठी हुई है, उसका हस्बैंड है, बात करके आप मार रहे हो उसको, और मारने के बाद इंश्योर कर रहे हो और कह रहे हो कि जाकर के मोदी जी को बता देना। व्हाट इज दिस? बोला ऐसा तो ह्यूमन हिस्ट्री में, टेररिस्ट की हिस्ट्री में मैंने ऐसा नहीं सुना। मतलब हमास और इजराइल का भी लड़ाई चल रहा है, उन्होंने भी अगर इजराइल के लोगों को बंदी बनाया हमास ने, जिसकी आपस में एक दूसरे को रिटर्न करने की कार्रवाई चल रही थी और अभी चल भी रही है, और आगे शायद चले भी, उसमें भी किसी को ऐसे पकड़ के ब्रूटलिटी से नहीं मारा है। दिस द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ इट्स काइंड। तो ऑफ गार्ड थे, मतलब लगने लग गया था कि ऐसा कैसे कर देंगे ये। मतलब आप जितने नॉर्म हैं, इंटरनेशनल नॉर्म, नेशनल नॉर्म, ह्यूमैनिटी के एंगल, एक कहते हैं ना कि हर पापी आदमी भी एक उसूल रखता है, उसको सबको तोड़ के आप इस लेवल पर आ गए। भाई ऐसी किलिंग तो कोई भी कहीं जाके कर लेगा। बट उनका इतिहास रहा है। वो तो मुल्तान में स्कूली बच्चों को 150, 200 बच्चे उन्होंने अपने खुद ही मारे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मारने हैं। इनके तो 200, 250 बच्चे भी मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टेररिस्ट मारे जाते हैं, उसकी बॉडी ये लेते ही नहीं हैं। करगिल वार में अपने शहीद जवानों तक की बॉडी नहीं ली, उन्होंने लेने से मना कर दिया। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का आइडेंटिटी कार्ड भी इनको पेश किया गया कि भाई आपका जवान है, रेजिमेंटल नंबर है, रैंक है, उसका पता है, ये ब्लड ग्रुप है, ये फोटो है, ले लो, हमारे है ही नहीं है। मतलब ये मुल्क खत्म मुल्क है, रोग मुल्क है। और आर्मी, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी हैज ए कंट्री, बट पाकिस्तान एज ए कंट्री डजंट हैव आर्मी। ये है इनका हिसाब किताब दुनिया के नक्शे पे। खुद खत्म हो रहे हैं, डिवीजन के कगार पे हैं। उधर तहरीके तालिबान, टीटीपी ने इनको नॉर्दर्न एरिया से घेर रखा है। खैबर पख्तूनवा अलग होने के कगार पे है। सिंध में अलग पंगा चल रहा है। बलोच नेशनल आर्मी, बलोच लिबरेशन आर्मी इनकी रोज़ खबर ले रही है, और आर्मी के अंदर वैसे ही कू का हिसाब किताब चल रहा है। और एक हमारे वो नवाज शरीफ के भाई साहब वहाँ पर चीफ बन के बैठे हुए हैं। एक जो जमहूरियत के नाम पे लड़ रहे थे, इमरान खान को जेल में डाल रखा है। इस देश से क्या बात करिएगा। तो मगर जो उनका मंसूबा था कि एक बार ऐसा कोई अटैक कर देते हैं, आपको लगता है कि जितनी प्रोग्रेस पिछले कुछ सालों में की, अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो लग गया ना, क्योंकि इंसान डरेगा। आई एग्री टू दैट। बट यही मेरा है कि अभी मैं जाके 4-5 दिन पहले ही आया हूँ। टूरिस्ट लोग
जितना आदमी सोचा था कि वो तो इस घटना के बाद लोग जाना ही बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। काफ़ी तादाद में जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, बट हाँ फ़र्क पड़ गया और उसमें कमी तो आएगी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो कम हुई है। इंडिया को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जवाब किस तरीके से देना चाहिए? इंडिया को, भारत को इस समय पाकिस्तान को जवाब उस तरीके से देना चाहिए जो अब तक नहीं दिया है, क्योंकि जितना सॉफ्ट डायलॉग से जो चीज़ सॉर्ट आउट करनी थी वो सारी चीज़ ओवर हो गई। पाकिस्तान अब वो कंट्री नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है वहाँ की जिससे आप एक सॉफ्ट एंगेजमेंट करिए। पीपल टू पीपल डायलॉग, फिल्म टू फिल्म डायलॉग, क्रिकेट टू क्रिकेट डायलॉग, गज़ल और जो है मुजरे का डायलॉग चला है। या भारत में हम पके आम उनको भेजें, वो पके आम हमको भेजें, या हम बैठ करके बॉर्डर लाइन पे कोई सॉफ्ट बात कर लें, या हम किसी अच्छी चीज़ को समझा लें कि भाई ऐसे रहना है। पाकिस्तान अब ये सब भाषा समझेगा नहीं। पाकिस्तान को चाहिए इसमें सॉलिड जवाब। मिलिटरली उनके मिलिट्री अफसर, उनके ISI, उनके फाइटिंग लोग जो कंप्लीट पाकिस्तान के नर्व को कंट्रोल कर रहे हैं, जो उनकी पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो डिसाइड कर रहे हैं, इंडिया के प्रति एटीट्यूड है वो डिसाइड कर रहे हैं, इनको टारगेट करना पड़ेगा। इट मे बी ए कन्वेंशनल, इट मे बी ए हार्ड रिटेलिएशन, एनीथिंग व्हिच गवर्नमेंट डिसाइड्स। डू यू थिंक इंडिया पाकिस्तान में वॉर होगा? कैन नॉट बी रूल्ड आउट। होना चाहिए। देखिए, वार एक ऐसी चीज है कोई नहीं चाहता, नोबडी वांट्स वार। लेकिन जब वार आपके सिर पे मर रहा है, जिस दिन आपको कायरता और शांति के बीच में एक चीज चुननी हो, कायरता और हिंसा के बीच में एक चीज चुननी हो, तो आई थिंक हिंसा इज बेटर ऑप्शन देन द कायरता। तो इस केस में इफ यू वांट टू चूज वन थिंग, ईदर वायलेंस और कवर्डाइज, आई थिंक वायलेंस इज ए बेटर ऑप्शन, दो वी बिलीव इन नॉन वायलेंस। आपने कश्मीर में काफ़ी समय तक सर्विस दी है, आपको क्या लगता है ये जो कश्मीर का पूरा इशू है वो सॉल्व कभी हो पाएगा, और अगर होगा तो कैसे होगा? कभी सॉल्व हो पाएगा इस पे तो मैं बहुत मुकम्मल नहीं बता सकता, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश, पाकिस्तान जब तक अस्तित्व में रहेगा, दुनिया के नक्शे पर रहेगा, कश्मीर समस्या को तंदूरी आग की तरह से वो जिंदा रखेगा। ये पाकिस्तान का सिंगल एजेंडा है, तो इसमें तो वही प्रॉब्लम ही ख़त्म करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, जब कश्मीर को हम लोग हमेशा से देख के आए कि वो एक हॉटस्पॉट टाइप का है, तो जब किसी की पोस्टिंग होती है सिक्योरिटी फोर्सेस में से या आर्म्ड फोर्सेस में कश्मीर की, तो वो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है या लगता है कि यार एक सजा की? अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी है। आपका कैसा समय रहा कश्मीर का ये पोजीशन रहा कि मतलब हम पंजाब टेररिज्म से हम लोग लौटे ही थे और इंतज़ार कर रहे थे कश्मीर मिल जाए, हमको कश्मीर पोस्टिंग मिल जाए। उस समय जिस तरह की चुनौती पाकिस्तान से भेजे हुए टेररिस्ट कश्मीर के अंदर दे रहे थे, उस समय लगता था यार हमें एंगेजमेंट का मौका मिले, हमें मौका मिले इनको ठीक करने का, इनको मारने का, इनको पकड़ने का। क्योंकि देखिए, एज ए फोर्स पर्सनल, एज ए कॉम्बैट फोर्स पर्सनल, वी नेवर विश दैट एनी एरिया शुड बी डिस्टर्ब्ड। कोई इलाका डिस्टर्ब हो, हमारी ड्यूटी लगे, ये विश किसी की नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा है तो वहाँ पर काम करने का एक जज्बात अलग होता है, एक तजुर्बा अलग है, एक एक्सपीरियंस अलग है, सेंस ऑफ प्राइड अलग है, सेंस ऑफ अचीवमेंट अलग है। वो आपको उस एरिया में मरना, मतलब सीधी बात है कि इफ यू वांट टू टेस्ट द हेवन यू हैव टू डाई। स्वर्ग तो मरे बगैर पता नहीं लगेगा। तो कश्मीर की चैलेंजेस को डील करने के लिए तो कश्मीर में ड्यूटी करनी पड़ेगी। अच्छा, किसी BSF जवान का कश्मीर में एक नॉर्मल डे कैसा होता है? मतलब क्या क्या आप लोगों के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये चेकिंग होगी, ऐसा होगा? कोई भी कश्मीर में जो BSF जवान आज के तारीख में तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, वो भारत के नियंत्रण रेखा पर उनकी तैनाती है। कुछ एरिया में BSF के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयड हैं, और कुछ एरिया में वो आर्मी के साथ डिप्लॉयमेंट है। आर्मी और उनका साथ साथ डिप्लॉयमेंट है। ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी का होता है, और उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से BSF की फोर्स जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे काम करती है। जो जम्मू का एरिया है 192 किलोमीटर, उसमें प्योरली BSF डिप्लॉयड है। तो वहाँ का प्रोटोकॉल यह है कि आप एक ऐसे जीरो लाइन पे खड़े हैं। 192 किलोमीटर जो जम्मू का पार्ट है वो एक जीरो लाइन है, यानी वहाँ बॉर्डर डिमार्केटेड है। आपको पता है कि ये पिलर टू पिलर ये हमारी लाइन है, और जो दूसरा एरिया है वो ज्योग्राफिकल कनेक्शन है।
सामने पहाड़ी, उसके नीचे एक नाला, नाले से ऊपर उठता हुआ बड़ा पेड़, पेड़ के आगे पैरेलल पहाड़ी, ऐसे लाइन चलती है। यानी कोई भी रेखा खींची नहीं गई है। एक पोजीशन डोमिनेट जिसकी जहां है वही एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। आई एम कंट्रोलिंग दिस पार्ट एंड यू आर कंट्रोलिंग दिस पार्ट। ये एरिया पूरा चैलेंजिंग एरिया है। यानी भारत के टेरिटरी के आप उस लाइन पे खड़े हुए हैं, उस लाइन पर बैठे हुए हैं जहां लीगली उसको आप क्रॉस भी नहीं कर सकते और किसी को इलीगल क्रॉस नहीं होने दे सकते। दोनों चैलेंजेस हैं। आप किसी को दौड़ा के हार्ड परसूट में उसके पीछे भी नहीं जा सकते, यू विल बी वायलेटिंग द लॉ। लेकिन अगर दूसरा कोई कुछ कर रहा है वो आपको होने नहीं देना है। और किसी भी ड्यूटी में, जितने काइंड ऑफ ड्यूटी आपने देखा होगा, वहाँ कोई आदमी कोई 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट के लिए शायद झपकी भी मार ले, लेकिन बीएसएफ के जवान के पास वो 1 मिनट झपकी मारने के लिए नहीं है। और हमारे एक्ट एंड रूल में संतरी ड्यूटी पर सो जाने की सज़ा मौत है, कैपिटल पनिशमेंट है। पता नहीं आपको ये इन्फॉर्मेशन में शेयर कर रहा हूँ। बीएसएफ एक्ट एंड रूल इज़ मेड एग्जैक्टली ऑन द लाइन ऑफ आर्मी एक्ट। आपने सुना कभी कि कोई 2 मिनट के लिए झपकी लग गई तो उसकी चार्जशीट हो जाए और उसको सज़ा मिल जाए? इसलिए नहीं कि कोई इनह्यूमन है, सिर्फ इसलिए कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यूटी वहाँ की है वो ऐसी ही है। और 24 आवर्स जवान सतर्क है। उसको पाकिस्तान के तरफ से शार्प शूटिंग गन, स्नाइपर राइफल से कब खोपड़ी पे फायर आ जाए उसे कुछ नहीं पता। वो नित्य क्रिया भी, अपना नेचुरल काल भी एक प्रॉपर हाइड के पीछे करता है। अदरवाइज वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के लिए वो प्रोन है। एग्रीमेंट के हिसाब से सीज फायर है, उनको क्रॉस बॉर्डर फायर नहीं करना चाहिए, फिर भी होता लेकिन है। भी लेटेस्ट डेवलपमेंट में 12-15 दिन से कंटिन्यूस हर पोस्ट पे फायर चल रहा है। वो फायरिंग के बीच में ही सोता है, फायरिंग के बीच में ब्रश करता है, उसी बीच में वॉशरूम में जाता है। एक गमछा बनियान भी धोना होगा तो फायरिंग हो रही है। कुक खाना बना रहा है, फायरिंग की आवाज़ आ रही है, पोस्ट के ऊपर फायरिंग हो रही है। और आप 24 घंटे ऑपरेशनल मोड में हैं, आपका कोई रिस्पाइट नहीं है। आप अगर कोई ड्यूटी आवर में 5-6 घंटे सोने का ब्रेक में मिल रहा है तो उसमें भी आप सो नहीं रहे हैं, आप नींद में भी जग रहे हैं। जहां हजारों की तादाद में गोलियां चल रही हैं, आप सो कैसे सकते हैं? तो उसको बहुत ही केयरफुल और सतर्क रहना पड़ता है। और वो अपने जो ऑपरेशनल रूटीन है उसका, एम्बुश, नाका, पेट्रोलिंग, लिसनिंग पोस्ट, विजिल रखना, और रात के 24 घंटे, उसको रात के पूरे कंप्लीट नाइट जागना है। इतने चैलेंजेस हैं, तो बहुत ही टफ लाइफ जीता भी ये सब का जवान। एक सवाल और एक कंसर्न जो हमेशा आता है कि पीओके की साइड से ऐसी सुरंगें बनी हुई हैं जो डायरेक्टली कश्मीर में खुलती हैं। क्या ऐसा कुछ है आप लोगों की कभी निगरानी में? पीओके साइड नहीं है, क्योंकि पीओके साइड में सुरंग बनाना आसान नहीं है। पीओके साइड से क्रॉसिंग पॉइंट होते हैं जहाँ से घुसपैठ होता है, घुसपैठ होती है। हाँ। वो अक्सर नदी, नाला, पहाड़ी, जंगल और ख़राब मौसम का फ़ायदा उठा के ये लोग क्रॉसिंग करते हैं। ठीक। क्योंकि वहाँ सुरंग खोद नहीं सकते आप, पूरा पहाड़ी एरिया है। जम्मू बॉर्डर पे सुरंग का खतरा होता है। और ये इन्होंने सुरंग खोदी है पास्ट में काफ़ी, और कई सुरंग तो बहुत चैलेंजिंग भी रहा है। और सुरंगों को डिटेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वो इसलिए कि जो आपका अपना एरिया है, पाकिस्तान का जो अपना एरिया है, उसके अंदर वो ग्रोथ, पेड़ों के छुपाव में, ग्रोथ में वो अंदर अंदर अपनी खुदाई करता रहता है, वो आपको दिखेगा भी नहीं। और पाकिस्तान अपने अंदर खुदाई कर भी रहा है तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे अपने टेरिटरी से? हमें जो जानकारी है वो कि वो 0 लाइन तक पहले से ही खोद के रखते हैं और वो मौका ढूंढते हैं कि जो बचा हुआ हिस्सा है, जैसे आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने, तो आपकी कोशिश होती है कि रेलवे स्टेशन के नज़दीक तक हम पहले ही पहुंच जाएं, जो लास्ट का प्लेटफॉर्म वाला है हम दौड़ के पकड़ लेंगे। तो उनका होता है जो लास्ट वाला पार्ट है, वो जिस दिन हमें इच्छा करे कि जहाँ तक खोदे हैं वहाँ से 45 डिग्री आगे बढ़ाना है, कि 90 डिग्री, की 120 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन अपॉर्चुनिटी। तो सब सरफेस टनलिंग एक चुनौती है, नो डाउट, और उस चुनौती से जूझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बड़ी चुनौती है। आप जब कश्मीर में काम करते हैं तो कश्मीर में हमें कई बार सेल्युलर नेटवर्क्स नहीं हैं, वहाँ पे इंटरनेट की भी प्रॉब्लम होती है। तो उन सारी सिचुएशंस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, काम करते रहना, ये सब कैसे होता है? ये सब का अपना खुद का कम्युनिकेशन
नेटवर्क है, वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप है, और अभी तो मोबाइल इंटरनेट का टाइम आ ही गया है। कम्युनिकेशन की वजह से अपना इंटरनल नेटवर्किंग करना या कम्युनिकेशन बनाए रखना कोई चुनौती आज की तारीख में नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि यही सेम टेक्नोलॉजी टेररिस्ट जो यूज कर रहे हैं वो एक बड़ा चैलेंज है, बिकॉज दे आर आल्सो यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी इन द सेंस दैट जो ये मोबाइल का नेटवर्क है, व्हाट्सअप है, चैट ऐप्स हैं, दीज आर द ग्रेटर चैलेंजेस। प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जो हो रहा है, बहुत हाईली इनक्रिप्टेड मोड में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यह एरिया एक चुनौती का कारण बना हुआ है जिस पे काम चल रहा है। ठीक है, इतने साल आपने बीएसएफ में सर्व किया, आपके हिसाब से बॉर्डर्स को और सिक्योर किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, बॉर्डर्स को सिक्योर करने का अभी कुछ जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ एरिया के गैप्स बहुत हैं, बट वो सारे नॉन फिजिबल गैप्स हैं, यानी उन गैप्स में आप फिजिकल बैरियर बहुत लगा नहीं सकते। किस तरीके के गैप्स हैं? गैप्स हैं कि पहाड़ी हैं, नाला हैं, 80 डिग्री के ग्रेडियंट की पहाड़ी है, उस पर कैसे लगा देंगे, कौन सी दीवार बना देंगे आप? फिजिकली बनाना मुश्किल है। दूसरा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो उसको डिस्प्यूट मान के कोई भी चीज़ का एक दूसरे को विरोध होता है, पाकिस्तान भी उसका विरोध करता है, फायरिंग होती है। गैप्स इतने डिफ़िकल्ट हैं, नालों के, जंगल, नाला, पहाड़ के गैप्स इतने चैलेंजिंग हैं कि सारे गैप्स को कवर करना मुश्किल है। बट मेरा ये है कि जितने ज़्यादा ये चीज़ें कवर हों तो कम से कम क्रॉसिंग पे प्रतिबंध थोड़ा लगेगा। बट अब मेरे समझ से ये एनफ है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने का टाइम है नहीं, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब तो पाकिस्तान का सीधा इलाज करना चाहिए। इन चीज़ों पे क्या करना इन्वेस्ट करके? इतने सालों से हम कर रहे हैं, रिसोर्स लगा रहे हैं, मैन पावर लगा रहे हैं। आप 20 बटालियन और लगा दोगे तब भी क्रॉसिंग होगी। सारा पेड़ और नाला पकड़ के बैठ नहीं सकते आप। आपको तो अभी सीधे पाकिस्तान के कमर तोड़नी चाहिए, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी चाहिए कि तुम जो बैठ के अंदर कर रहे हो वो हम नहीं करने देंगे। क्योंकि ये जो टेररिस्ट क्रॉस करते हैं तो सब फुट सोल्जर हैं, ये तो सब दिहाड़ी मजदूर हैं। इनको जो भेज रहा है उसको मारना पड़ेगा आपको। जड़ पे हमला होना चाहिए ना। अभी बहुत ये हो चुका कि भाई आप मेरे पड़ोसी हैं, आप डेली इस बात पे तुले हुए हैं कि हमारे तरफ आप कूड़ा डालेंगे। मैं कितनी बार कूड़े की सफाई करूंगा भाई? क्योंकि मैं बॉर्डर लाइन बदल नहीं सकता, पड़ोसी में बदल नहीं सकता। हमारा पड़ोसी वही निकम्मा, वही बेईमान देश है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। और समझाते समझाते बहुत साल निकल गए, पूरा टाइम निकल गया। 53, 25, 78 साल हो गए। 4 वार लड़ लिए हम, 4 युद्ध लड़ लिए इस 78 सालों में। इतने लोग बेगुनाह मारे गए, इतनी फोर्स के लोग मारे गए, पब्लिक मारी गई, एथनिक क्लिंजिंग हो गई कश्मीर से। भारत का चाहे पीसफुल स्टेट हो, हिंटरलैंड हो, मैदानी भाग हो, कोई जगह इन्होंने छोड़ा ही नहीं। तो कब तक बात करते रहेंगे आप? अच्छा, पार्लियामेंट अटैक हुआ 2001 में और उसके बाद गाजी बाबा को एलिमिनेट किया गया 2003 में। 2001 से 2003 के बीच में क्या कुछ हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या प्लानिंग हुई जब तक गाजी बाबा को मारा गया? एक्चुअली इन 17 महीनों में वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, तो वो एक भारत का ओसामा बिन लादेन था। यानी ये संज्ञा दी गई थी जिस तरह से अमेरिका के लिए ओसामा बिन लादेन अहमियत का है 9/11 WTO अटैक के बाद, उसी तरह से भारत के लिए गाजी बाबा वांटेड है। इन दिनों में गाजी बाबा कश्मीर में ही छुपा हुआ था। आर्मी उसको ढूंढ रही थी, जेके पुलिस ढूंढ रही थी, BSF ढूंढ रही थी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिप्लॉयड थे, एवरीबॉडी वाज लुकिंग फॉर हिज हंट। हर लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश किया। उसका कोई फोटो और कोई प्रॉपर ठिकाने का पता था नहीं। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और उसके फुट सोल्जर थे, उनके जरिए थोड़ी बहुत लीड मिलती थी। और ज़्यादातर रहने के लिए कठिन एरिया चुनता था। सफापुरा, त्राल, गंदरबल, जकूरा, इन पहाड़ियों और जंगलों में रहता था। इसके ओवरग्राउंड वर्कर बहुत तगड़े थे। पाकिस्तानी टेररिस्ट उसमें काफ़ी आ रखे थे इंडिया में, JNK में। तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से लोग अटैक करते थे, चाहे फिदाइन अटैक हो, चाहे पिस्टल शूटिंग हो, चाहे ग्रेनेड ब्लास्ट हो, चाहे ID ब्लास्ट हो। और ये किलिंग इन 17 महीनों में बहुत बढ़ गई थी। 2002-2003 में तो बहुत टॉप पे चली गई थी। ये करते 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 उसने काफ़ी नुकसान किया। 60-70 लोगों को तो पिस्टल शूटिंग में मरवा दिया था। लेकिन 2003 में उसने अपना अड्डा श्रीनगर सिटी में शिफ्ट कर लिया। और अगस्त महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय का दौरा हुआ
तो उस दौरा के समय लगता है उसकी महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ गई थी। वो मतलब पार्लियामेंट अटैक से भी कोई बड़ी चीज़ करना चाहता था। तो वो उस दौरे में तो कोई काफिले पे नुकसान वो नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी बीएसएफ और पुलिस और आर्मी की इतनी सिक्योरिटी टाइट थी। लेकिन उसने उस दिन एक न्यूज़ बनाने की कोशिश की और 27 अगस्त को लाल चौक में एक होटल पे सुसाइड अटैक करवाया और वो रात भर इनकाउंटर चला, सारे टेररिस्ट मारे गए, बीएसएफ की शहादत हुई। और अगले दिन जिस दिन प्रधानमंत्री महोदय को वापस दिल्ली आना था, उसने एक पाकिस्तानी खुदकश जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ को असाइन किया हुआ था कि जाने के दिन ये अटैक करेगा। बट उसकी बदकिस्मती से वो अटैक हो नहीं पाया, उसको ज़िंदा पकड़ लिया हम लोगों ने। वहीं से शुरू होती है गाजी बाबा के ताबूत में कील ठोकने की कहानी। और उसको पकड़ने के बाद उसके इंट्रोगेशन से परत दर परत हम लोग उस आर्किटेक्ट तक पहुँचे जिसने कि उसका खुफिया ठिकाना बनाया था। और 28 की रात को हम लोगों ने ऑपरेशन किया, 29 को दिन भर काम किया, 29 की रात को हम लोग गाजी बाबा के तहखाने में घुस गए। 3rd फ्लोर पे एक बिल्डिंग के अंदर, डाउनटाउन के अंदर घर था और हमारे पास उस चीज़ को बताने वाला आदमी साथ था। और उसके बाद सामने की लड़ाई हुई हमारी, एक सीक्रेट चैम्बर के अंदर था वो 2 पाकिस्तानी, तो उन्होंने हमारे पे अटैक किया। हम लोग रूम के अंदर ही सारी लड़ाई हुई और एक शायद आपके इस स्टूडियो से छोटा ही कमरा रहा होगा जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। तो उसमें सर्वाइवल का मतलब उसमें एक ही चांस था, वो मरता हम मरते, दोनों तो जिंदा नहीं रह सकते थे, एक को तो मरना था। तो उसी मुठभेड़ में दोनों पाकिस्तानियों को हम लोगों ने मारा, हमारी एक शहादत हुई, मुझे लेकर के करीब 6-7 लोगों को इंजरीज हुई थी। मेरी इंजरी काफ़ी फैटल थी। और कितनी गोलियां लगी थी आपको? मुझे 7 गोलियां लगी थी, बाजू में लगी थी, बाएं चेस्ट में, पैर में, पेट में। लेकिन कहते हैं कि मरना हो तो एक गोली काफ़ी है, नहीं मरना हो तो सारी गोलियां नाकाफ़ी हैं। तो लाइफ बच गई, एक सक्सेस हुआ। भारत के ओसामा बिन लादेन को ख़त्म करने का गौरव मिला बीएसएफ को। हमने ऑपरेशन लीड किया और उसमें करीब 12 लोगों को वीरता पदक मिला था, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और 10 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। मुझे 2nd हाईएस्ट डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड मिला, शहीद बलबीर सिंह को शौर्य चक्र मिला, मुझे कीर्ति चक्र मिला। और बीएसएफ का बड़ा नाम ऊपर हुआ कि एक ऐसी फोर्स जिसने भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को श्रीनगर के अंदर घेर के 17 महीने के अंदर उसके माद में घुस के मार दिया और एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी भी सिविलियन को एक सिंगल गोली नहीं लगी। इतना नीट एंड क्लीन ऑपरेशन था। अच्छा, इस ऑपरेशन से रिलेटेड मेरे कुछ सवाल हैं, मैं एक एक करके पूछ लेती हूँ, आप बताते जाइएगा। सबसे पहले जब आपने ये ऑपरेशन के लिए आगे बढ़े थे, आपको लगा था कि जिंदा वापस आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगा था कि आएंगे, जिंदा वापस आएंगे। रिस्क था मरने का। और उस कमरे में घुसते वक्त कोई डर नहीं लगा, ये था कि इनकाउंटर होगा, जो हम बेस्ट कर सकते हैं करेंगे और मारेंगे। वो मतलब अगर हमारी बदकिस्मती है तो उसकी पहली गोली हमें लग जाएगी, लग गई पहली, और ऐसे जगह नहीं लगी कि हम फायर कर सकते हैं तो हम मारेंगे। फिर हुआ वही। पहली गोली किसने चलाई थी? फर्स्ट फायर तो उसने किया, लेकिन वो बलबीर को लगी, हमारे जो सिपाही बलबीर की। उसके बाद हमने उसको दूसरा फायर करने नहीं दिया, हमने उसको मार दिया। मारने के बाद उसके साथी ने फायर किया जो दूसरा पाकिस्तानी था, मेरे बाजू में लग गई। फिर वो पाकिस्तानी कूद के भागा तो 1st फ्लोर पर जवानों ने मारा, गाजी बाबा को हमने वहीं मार दिया। ये अलग बात है, बाद में पता लगा गाजी बाबा है, जब तक आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हुई थी। और एक पाकिस्तानी हमारे पास जिंदा था। कहाँ कहाँ गोलियां मारी थी आप लोगों ने गाजी बाबा के? अब वो तो कहाँ लगी ये तो नहीं, तो पोस्टमार्टम में ही पता लगता है, क्योंकि जब मुठभेड़ की लड़ाई होती है तो फिर गोली लगती है, वो कहीं भी लग सकती शरीर में, बट काफ़ी गोली। और आप बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन के गए थे? मैं उस समय नहीं पहना था। हाँ, सही बात है आपकी। बट हमें जो भी गोली लगी बुलेट प्रूफ जैकेट वाले जगह पे लगी भी नहीं थी। और एक गोली अब भी है। हाँ, कह के मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मतलब नहीं पहनना चाहिए था, पहनना चाहिए था। बट अब हीट ऑफ द मोमेंट में मैं नहीं पहना। कुछ ये भी रीज़न था कि 4 फ्लोर सर्च करना था, जंप करने की पोजीशन आ सकती थी, गिरना, दौड़ना, भागना, तो बीपी जैकेट थोड़ा वजनी होता है, उसमें थोड़े मूवमेंट आपके उतने फास्ट नहीं होते हैं। हालांकि एज पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पहनना चाहिए था, बट लकीली पहनता भी तो शॉट्स जहाँ जहाँ लगे वो बीपी जैकेट के एक्सपोज्ड एरिया में ही थे। यही है। और 7 में से एक गोली अभी भी आपकी बॉडी में? हाँ, एक ग्रेटर सियाटिक नाचा पड़ी हुई है।
कितना चैलेंजिंग था ये पूरा ऑपरेशन? बहुत चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग ये था कि जिस तरह की उसकी ट्रेनिंग थी, उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जितना आर्मामेंट और वेपन उसके पास था, उस समय जो एंटी टैंक ग्रेनेड्स थे उसके पास, अमेरिकन राइफल थी, तो ये तो पता था कि ये केक वॉक नहीं है। ये इनकाउंटरिंग द जैश ए मोहम्मद चीफ गाजी बाबा मस्ट इज ए फुल ऑफ रिस्क। लेकिन हम उस रिस्क और उस मोमेंट के लिए 17 महीने से काम किए थे, हम तो इंतजार उसी के लिए कर रहे थे। तो हमारे लिए एक अपॉर्चून। कितना समय लगा था आपको ट्रेस करने में उनको? मुझे लगा था करीब 75 घंटे 80 घंटे में हमने ठिकाना पता कर लिया था। और जब ये पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया जी, आपका पहला रिएक्शन क्या था? और दूसरा, आपने सबसे पहले ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया ये बात किससे बताई थी? मुझे नेक्स्ट डे आईसीयू में पता लगा जब मैं एनेस्थीसिया नींद से वापस आया। हमारे डायरेक्टर जनरल 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, डायरेक्टर जनरल श्री अजय राज शर्मा, उन्होंने बताया सबसे पहले कि गाजी बाबा हिस्ट्री कांग्रेचुलेट किया जब मैं जस्ट ऑपरेट होके थिएटर से और आईसीयू बेड पे आया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लर्न दैट whom we killed। तब पता लगा कि गाजी बाबा हिस्ट्री है, ढेर हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया सुन के कि इसको इतने दिन से ढूंढा जा रहा था, ये हमारे भाग्य में था, इसको हमने मार लिया। हमारे देश का बदनुमा दाग था, अटैक करके 17 महीने से मज़े ले रहा था पहाड़ों में कि हमने तुम्हारे संसद पे अटैक कर दिया। तो उसको पाकिस्तान जाने से पहले हम लोगों ने मार के ही दफन कर दिया। तो वी आर कंटेंटेड पर्सन। अच्छा, लोकल्स कितना हेल्प करते हैं जब ऐसे ऑपरेशंस होते हैं? देखिए, लोकल्स के कोऑपरेशन के बगैर आप बहुत अच्छा ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन कश्मीर जैसी हॉस्टाइल जगह पर जहां अक्सर ये आरोप लग जाता है कि कश्मीरीज भी इन्वॉल्व होते हैं टेररिस्ट के साथ, उस समय पर आप लोगों के लिए लोकल्स को ट्रस्ट कर पाना कितना मुश्किल होता है? देखिए, क्या है ट्रस्ट फैक्टर, क्या है कि ट्रस्ट के कुछ टेस्टिंग क्राइटेरियाज होते हैं आदमी की। इवन नॉर्मल लाइफ में भी एक दूसरे को हम लोग ट्रस्ट करते हैं, तो कुछ उसके टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं जिसमें आदमी ट्रस्ट करता है। सेम फार्मूला लागू होता है चाहे कश्मीर का हो चाहे कन्याकुमारी का हो। अब कश्मीर एक ऐसे कन्फ्लिक्ट जोन में है, कश्मीर की अवाम इतने साल से उस परिस्थिति को झेल रही है। वहाँ से निकल के आके आतंकवादियों के खिलाफ सूचना देना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आम शहरों में चोरों डकैतों के बारे में लोग नहीं बताते, सूचना देते। इस मामले में तो कश्मीरी जनता को मैं उनकी पीठ थपथपाता हूँ कि छुपे हुए टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन देते थे। ये कहने का अर्थ नहीं है कि वहाँ के लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, वहाँ के लोग इन्वॉल्व भी रहे हैं, और बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के तो फॉरेन टेररिस्ट कश्मीर में एक दिन सर्वाइव ही नहीं कर सकता। लोकल कश्मीरी OGW बहुत टेररिज्म का पार्ट रहे हैं, लेकिन वहाँ का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा आपके मुहिम में भी आपके साथ रहा है। अभी तो आदमी की अपनी अपनी टैक्टिक्स थी, अपना अपना एक इंटरपर्सन रिलेशन था कि ये भी एक आर्ट है, हाउ यू कल्टिवेट दी पीपुल फॉर योर पर्पस। आपको एक ह्यूमन फेस भी होना चाहिए, आपको पब्लिक के अंदर एक ट्रस्ट फिगर भी होना चाहिए कि आप जो कहते हो करते हो। आप किसी बेगुनाह को गोली मत मारो, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक ब्रांड आप पे होना चाहिए कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अचीवमेंट या फॉर द सेक ऑफ योर नेम एंड फेम यू कैन नॉट अफोर्ड टू किल एनी इनोसेंट पर्सन। फिर लोग उसको याद रखते हैं, 3rd डिग्री करो वो भी इसकी याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा कि एक जो बॉटम लाइन है ह्यूमैनिटी का, एक बॉटम लाइन है कि भाई मैं तुम्हारे लिए दिल उड़ेल के हूँ, तुम भी मुझे आजमा लो, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, तुम्हें डिच नहीं करूँगा। तो ये बोथ वे प्रोसेस है, वो हमको इवेलुएट करते हैं, हम उनको इवेलुएट करते हैं। एक स्टेज आ जाता है, लगता है नहीं ये दोस्ती चलनी है, वो आगे बढ़ती, उसमें सक्सेस मिलता है। तो वहाँ के टेररिस्ट भी बिना लोकल सपोर्ट के एक्शन नहीं कर सकते, और हम लोग भी लोकल सपोर्ट के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि ओपन एनकाउंटर है तो बात अलग है। सरकार की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर में कितनी छूट है? 100% छूट है। यू डू एवरीथिंग एज पर लॉ। गवर्नमेंट को तो क्या है, गवर्नमेंट को टेररिज्म खत्म करना है, बस एक ही मिशन है। आप विद इन लीगल फ्रेमवर्क आप जो कर सको सारा करो, जितने टेररिस्ट ढूंढो मारो, वाहवाही मिलती, शाबाशी मिलती, गवर्नमेंट खुश होती है। कौन चाहेगा उसके देश के अंदर आतंकवादी बैठे रहे। अच्छा, एक बात होती है कि आजकल हम लोगों को देखते हैं कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज में वो इतना स्ट्रेस में रहते हैं, प्रेशर नहीं ले पाते। आप लोग जब इतने क्रूशियल जगह पर होते हैं जहाँ जिंदगी मौत एक सेकंड में बच गए तो बच गए, नहीं तो गए,
उस समय पर अपना मेंटल कंपोजर मेंटेन रखना, अंडर प्रेशर काम करना, वो सब कैसे मैनेज करते हो आप लोग? देखिए, स्ट्रेस वगैरह तो हम लोग 25-30 साल से सुनना शुरू किए हैं, 20 साल से। स्ट्रेस का अंग्रेजी स्पेलिंग और अर्थ बस पता था, लेकिन स्ट्रेस हम कभी देखते नहीं थे कि स्ट्रेस किस बात का आज की तारीख में स्ट्रेस है, बताइए। जो कॉरपोरेट में भाई तनख्वाह मिल रही, पैकेज है, हमसे अच्छा बच्चे पहन रहे हैं, बढ़िया उन पे मोबाइल है, खाना खा रहे हैं, उनको फ्रीडम है, परिवार की जिम्मेदारियां उतनी नहीं होती हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया, एक दूसरे की हैंड होल्डिंग जो है एक अपने पर्सनल चॉइस से करते हैं। हमारे टाइम में तो बड़ी हदबंदियाँ थी, स्ट्रेस था ही नहीं कोई। फीस 6 पैसे फीस लगती थी, तो 5वीं 6वीं पढ़ाई 1 रुपया 46 पैसा हम कर लिए। तो 10th 8वीं क्लास टॉप किए तो 80 रुपया वजीफ़ा मिलने लगा। 10th और 12th में नेशनल स्कॉलरशिप मिलती थी 180 रुपया। ग्रेजुएशन में गए 12 रुपये हॉस्टल की फ़ीस थी, वो फीस भी माफ़ हो गई क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप मिलता था। महीने का खर्चा चलता नहीं था। ग्रैंडफादर पेंशन देते थे तो काम चलाते थे। 40 किलोमीटर गांव साइकिल से जाते थे। 3 नाला तैर के 10+2 किया। 28 फरवरी 1992 को लास्ट में राप्ती नदी क्रॉस किया। मेरे बहन की शादी थी, नाव ही नहीं रात को मिली। स्ट्रेस तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन हमें नहीं पता था वो स्ट्रेस है, वही लाइफ था। अभी क्या है ना, लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हम लोग सारे एम्बिशन को लो हैंगिंग फ्रूट की तरह से चाहते हैं, हम एक बार बास्केट में तोड़ लें। पेशेंस की कमी आ गई है। सोशल मीडिया और WWW ने लोगों की पूरी ज़िंदगी एक दूसरे पर्सपेक्टिव में लेके चली गई। इल्यूजन में लोग रह रहे हैं ज़्यादातर, और जो एक्चुअल रियल लाइफ है वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं ज़्यादातर। पेशेंस की कमी है। स्ट्रेस होता है, घर का कोई बीमार है, 45 दिन अस्पताल में ज़मीन पे सो करके उसकी सेवा करना हो, ये वर्क होता। अभी तो नहीं देखता मैं। खाना मिला नहीं मिला वो भी पता नहीं लगता था भाई। मतलब बड़ा अलग है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यंग जनरेशन को, बट ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अभी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेंड है। सबके जेब में ठीक ठाक खर्चे के लिए काम चल जाता है। अभी नीड्स भी थोड़ी अलग हो गई हैं। नीड्स अलग होते हैं, लाइफ के प्रति नज़रिया है। पीयर ग्रुप कंपैरिजन बहुत आजकल चलता है कि मेरा दोस्त वैसा है तो हम भी वैसे हो जाएं। तो पेशेंस की कमी, वेरी क्विक रिजल्ट, वर्चुअल वर्ल्ड में जीना, और ये सब आज की कॉम्प्लिकेशन है। आपने बीएसएफ में जाने की क्यों सोची थी? बीएसएफ का क्या बोल सकते हैं, बीएसएफ में ऐसे गए कि मतलब ऐसे रास्ता बन गया। मतलब ऐसा नहीं था कि इसको टारगेट किया हुआ था कि मैं बीएसएफ में जाऊंगा। मैं एक्चुअली तो मैं बनना चाहता था एकेडमिक्स का, कि मैं कुछ एकेडमिक्स में जाऊंगा या सिविल सर्विस वगैरह में। तो एकेडमिक्स में जाने के लिए पीएचडी और एमफिल चाहिए था। मेरे पास वो इतना पेशेंस था नहीं, क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर जॉब। स्ट्रेट वे क्लियर लफ्ज़ों में ये भाई हम कमाना चाहते थे, हम नौकरी में जाना चाहते थे। जो अपॉर्चुनिटी आई उसको अप्लाई किए हो गया। घर में ग्रैंडफादर हमारे इंडियन नेशनल आर्मी में थे, तो वो थोड़ा घर का माहौल, थोड़ी सी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सोशल फेस थे। एरिया के निर्विरोध नेता थे। नेता मतलब वो वाला नेता उस जनरेशन की कि धोती कुर्ता छड़ी और चप्पल वाला, खुद के लिए कुछ किए नहीं। लेकिन जो आज के तारीख में हम लोग अपने एरिया, क्षेत्र, तहसील में नाम गाम है उन्हीं के नाते से, उन्हीं के पोते हम लोग जाने जाते हैं, क्योंकि उस समय वो लोग इतने विजनरी थे। और बीएसएफ में चले गए तो कोई रिग्रेट भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद इतना बढ़िया कर्मस्थली और कहीं मिलता नहीं, यहाँ आके मैंने अच्छा ही किया कि कुछ कहने को कहानी है अपनी ज़बानी। कुछ बदला था जब पहली बार आपने वर्दी पहनी और गोली चलाई हो पहली बार? मैं गोली चलाने का तो पहला एक्सपीरियंस है। मैं एनसीसी में था ग्रेजुएशन में, तो फायरिंग वायरिंग सीख ली थी। और जब ट्रेनिंग में बीएसएफ आए तो बीएसएफ की ट्रेनिंग थोड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग के लाइन पे हम लोगों की, सारे वही कोर्सेज हैं। आर्मी कोर्स भी मैंने 3 किए आर्मी में जाके। तो कोर्सेज वगैरह में या ट्रेनिंग में, फायरिंग में, फिजिकल, इस सब में बड़ा अग्रणी था मैं। मतलब मैं उसमें अक्सर फ्रंट लाइनर था। और कश्मीर में जब गए तो प्रैक्टिकल करना पड़ा, तो एम्बुश भी हो हमारे ऊपर। हमारे पर 2 बार एम्बुश हुआ, हम बच गए। एक बार में मार दिए टेररिस्ट, एक बार में नहीं मार पाए, भाग गया जंगल से वो। तो ये चूहे बिल्ली का खेल कश्मीर में हम लोग देखते रहते थे। तो कभी हमें सक्सेस मिल जाती थी, कभी टेररिस्ट गोली चला के भाग भी जाते थे।
बट वो गोली पर अगर आपका नाम नहीं लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, और लिखा है तो लग जाएगा। गाजी बाबा के अलावा कोई और आपका ऐसा किस्सा आपको याद हो? कोई बहुत ऐसा? लंबे, बहुत तुम्हें कई पॉडकास्ट करना पड़ेगा। गाजी बाबा एक क्लाइमेक्स ऑफ द ऑपरेशन था। हाँ। बट मुझे 7 साल काम करने का 6 साल काम करने का मौका मिला, और उस 6 साल के कंट्रीब्यूशन के वर्क की, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की बड़ी जीवंत कहानियां हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, और एक एक ऑपरेशन एक एक चैप्टर है। और जब मैं उस पर बात करता हूँ तो उसमें मैं बड़ा लीन सा हो जाता हूँ, तो इस पर फिर करेंगे कोई फुर्सत से। अच्छा, जहाँ हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, आपका अगर मैं पूछूं आपका सबसे हॉन्टिंग एक्सपीरियंस कौन सा रहा, जिसमें लिटरली ऐसा लगा हो कि आज तो रूह कांप गई है जो हुआ है? ये हुआ था हमारे कैंपस पे, अटैक हुआ था, सुसाइड अटैक। अच्छा। हाँ, हमारे कैंपस पे कौन से सुसाइड साल की अटैक बात हुआ है था। ये? एग्जैक्टली हुआ था ईद 2000 में। हाँ। 2000 की जाड़े की ईद में नीचे हम लोग खड़े थे, तो यूनिफॉर्म में ही बैडमिंटन खेल लेते थे, क्योंकि जूता उतार नहीं सकते, पैरा जैकेट उतार नहीं सकते। बैडमिंटन के पोल के साथ ही AK-47 रखा रहता था, क्योंकि वो AK-47 आपके पास उतना ही दूर होना चाहिए जितना दूर ये मॉनिटर है, तभी आप रिएक्ट कर तुरंत पाओगे। पकड़ ले। उसी समय अचानक सुसाइडर अटैक हुआ। एक पाकिस्तानी और एक सूडानी ने हमारे कैंपस पर अटैक किया। हमारे संतरी को गोली लग गई, शहीद हो गया। लेकिन हम लोगों ने गेट के अंदर घुसने नहीं दिया, उससे पहले मार दिया। उस दिन ये फील मुझे हुआ कि अगर इसमें एक भी अंदर घुस गया होता तो ही कुड हैव किल्ड मेनी आउट ऑफ अस। और वो फिर पूरी रात वो कैंपस जलता, क्योंकि अकेले उसको मारने के लिए पूरी बिल्डिंग गिरानी पड़ती। तो हमारा एक बड़ा सुसाइडल अटैक हमारे पर हुआ, उसको हम लोगों ने घुरने से पहले मार लिया। तो बस खुश हो गए शाम को हम लोग। अच्छा, हम लोग अक्सर देखते हैं और कई घरों में सिखाया भी जाता है, अपना देखो अपना करो, ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम बने तुरंत निकल लो। उसी समय में आर्म्ड फोर्सेस में जाना, कंट्री को सर्व करना, ये दोनों चीज़ों में माइंडसेट का कितना डिफरेंस है? आर्म फोर्सेस में जाना और कंट्री को सर्व करना, देखिए इसमें कई तरह के सवाल होते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतना ज़्यादा कंट्री की सेवा करने के लिए उतावले थे कि आर्म फोर्सेज में चले गए। ऐसा भी होता है जज्बात लोगों के दिमाग में। मेरे केस में कंट्री के लिए सेवा करना, नहीं करने जैसी कोई भावना नहीं थी, यानी सेवा तो करना ही था। लेकिन मेरे लिए जैसा आपको बताया एक पाथ मिल गया। इस पाथ में जब चले तो थोड़ा सा सबका अपना अपना नज़रिया होता है। मेरा सुपरलेटिव परफॉर्मेंस करने का शुरू से ही एक खराब आदत रही है। अब मैं लॉन्ग जंप कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा सबसे ज़्यादा लंबी हुई। अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो मैं आगे चला जाऊँ। ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं सबसे अच्छा करूँ। किसी की मदद करनी है तो इसमें भी मेरी आलोचना होती है घर में कि बियॉन्ड दी बाउंड्री चले जाते हो, विदाउट केयरिंग योर कंफर्ट लेवल। अब मैंने कहा चला जाता हूँ। कोई बोलेगा यार 10 काम है करा दो, तो मैं कहता हूँ यार 10 हो जाएगा, करा देंगे। फिर घर में डांट पड़ती है, यार इसमें 2-3 तो हो ही नहीं सकता, क्यों बोल रहे हो? मैंने यार कोशिश करते हैं, क्या पता हो। तो मतलब थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं कि मतलब जैसे हाँ, क्रेडिट लेने या कोई तारीफ करे उसमें मैं बैक बेंचर रहता हूँ। मैं नहीं चाहता जब तारीफ होती है, कोई क्रेडिट देता है, थोड़ा शर्माता भी हूँ। मतलब थोड़ी फीलिंग आती है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है। अभी तो ये इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ, उस पर एक फिल्म भी बन गई, तो लोग बातचीत करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। कैसा लगा था आपको जब पहली बार मालूम पड़ा था कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है? अब पहली बात तो फिल्म बन रही, वो भी एक फिल्मी कहानी है। फिल्म ही नहीं, फिल्म कैसे बनी, 2015-16 में कोई आया, ऐसे कैजुअल बातचीत किया, स्टोरी कुछ किया। 2003 का ऑपरेशन है, 2025 में 22 साल बाद फिल्म बन के आ रही है। तो 22 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है। अभी बन के आई, ये भी एक संयोग था। कहीं ऐसा लगता नहीं था बनेगी, बननी शुरू भी हुई तो लगता नहीं था कंप्लीट होगी, हो भी गई तो कब आएगी। इट वाज टोटली इन द हैंड्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस। फाइनली जब बन के आई, वो खबर आया कि फिल्म बन गई है और ऑफलाइन एक बार आप देखने आ जाइए बम्बई। मैं गया, देखा तो लगा मुझे कि नहीं, अब तो लगता है आ जाएगी मार्केट। कितना इनपुट था आपका इसमें? कहाँ काफ़ी था। कैमरा रूम पहले उन्होंने रिसर्च किया था हमारे पे। इमरान हाशमी ने काफ़ी बातचीत की थी, और उन्होंने BSF कैंपस में बड़ी फॉर्मल ट्रेनिंग 10-15 दिन की ली थी। हाउ टू हैंडल वेपन, हाउ टू वियर द यूनिफॉर्म, हाउ टू कंडक्ट मैनर्स, एटिकेट्स, बोल चाल, रिस्पॉन्स, बॉडी लैंग्वेज
एंड एक्शंस, कम्युनिकेशन सिस्टम और फोर्सेज में सीनियर जूनियर हैंडलिंग, ये सब चीज़ उन्होंने बड़ी मेहनत से खुद को तैयार किया था। उनके लिए भी एक बड़ा नया रोल था। इस पे मैं आने भी वाली थी, क्योंकि इमरान हाशमी के साथ एक जो टैग हमेशा से चिपका हुआ है वो सीरियल किसर का है, और उसके बाद इतना विपरीत रोल, तो कभी वो कंसर्न रहा था? अब बेसिकली तो इसका बेहतर आंसर वो दे सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल लाइफ में भी देखता हूँ कि हर आदमी के पर्सनल लाइफ में और उसके सोशल लाइफ में भी कोई इनको टैग रहता है ना कि भाई ये हर आदमी के लिए, अरे बड़े संकोची हैं, अरे मौके पर भाग जाएंगे। हर आदमी के साथ कोई ना कोई तो क्वालिटी जुड़ी रहती है। तो फिल्मी दुनिया वालों में भी यही इस तरह का चलता होगा लोगों का। लेकिन स्पेसिफिक टू दिस रोल मैंने जो देखा, जो जिस तरह से उन्होंने रोल के अंदर घुसने की कोशिश की, एक्चुअल सीमा सुरक्षा बल के एक ऑफिसर का रोल पर्दे पर निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात थी, और इतने बड़े ऑपरेशन को एग्जैक्टली वैसे करके बताना तो और बड़ी जिम्मेदारी की बात थी। तो इन सारी चीज़ों को समाहित करना अपने में, खुद को वही दिखना, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ को शो करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सिर्फ एक बीएसएफ को ही नहीं वो शो कर रहे थे, दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे थे, साथ ही साथ वो किसी व्यक्ति विशेष की बायोपिक, उसकी पर्सनल लाइफ को भी लोगों के सामने दिखा रहे थे। तो उनकी बड़ी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और तीसरी शायद रही होगी उनकी खुद की इमेज के अगेंस्ट भी, वो एक तरह से पब्लिक परसेप्शन के लिए फाइट कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो इन तीनों का अगर देखा जाए एक फाइन बैलेंस, तो उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ज़रूरी भी है, और अभी पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ तो फिर वो एक सवाल सामने आया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल सही है। ये अलग बात है कि ये आतंकी धर्म पूछ के मारे थे। इन आतंकियों ने धर्म पूछा, उसके बाद मारा। बट उसके साथ साथ ये बयान भी सही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि अगर धर्म होता, पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि वो उनका धर्म, मतलब धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ ये है रिलीजन का कि आप रिलीजन की बात को धारण करिए। तो ये सच्चाई है कि आतंकवाद का धर्म नहीं हुआ था, लेकिन किलिंग के मेथड और तरीके से, और जो किलर्स थे उन्होंने प्रूव किया वो किस धर्म के हैं और वो आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं। और आप कोई नहीं कन्वे करना चाहते हैं, वो बिना धर्म पूछे भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कह के मारा कि आप जाके बाकी कम्युनिटी को ये बताओ, जिससे कि देश के अंदर एक डिस्टरबेंस पैदा हो। लार्जर पर्पस तो वही है ना आईएसआई का, बड़ा पर्पस तो वही है कि देश आपस में लड़े, कम्युनिटी के अगेंस्ट लड़े, लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास न करें, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट की कमी आ जाए, कोलीग पे शक करे, आदमी पे शक करे, शहरों में राज्यों में दंगे हों, टाउनशिप के अंदर अनरेस्ट हो। वो यही चाहता है पाकिस्तान, वो यही चाहता है। आपके नज़र में, आपने जितने लोगों के साथ काम किया है, कोई ऐसा अनसंग हीरो है जिसके बारे में, जिसकी वीरता के बारे में अभी भी लोग नहीं जानते? बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है। आपके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन और इंस्पायरिंग इंसान कौन? हमारे एक सीनियर बैच के ऑफिसर रहे मिस्टर वीपी पुरोहित, ही इज नो मोर, शहीद हो गए हो, इज सेकंड कीर्ति चक्र ऑफ बीएसएफ। हमारे जस्ट घटना के 1 साल पहले ही उनकी शहादत हुई थी। वो बड़े ब्रेव ऑफिसर थे, उनके नाम पे कश्मीर के बड़े अच्छे ऑपरेशंस रहे हैं। बट दुख की बात है कि उनको अपनी उस बहादुरी के कहने का भगवान ने उनको छोड़ा नहीं, उस दुनिया में नहीं है, नहीं तो वो भी अपनी कथा सुनाते, अपनी वीरता की बात सामने रखते। तो बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरो हैं कि जिन्होंने मिरेकल्स किया, माउंटेन्स पे चढ़े वो, लेकिन माउंटेन से लौटे नहीं, तो अपनी गाथा सुना नहीं सकते। और बहुत ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, वो आज जिंदा हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, लेकिन इतना पब्लिक लाइमलाइट में नहीं आए, क्योंकि एक ये भी फिलॉसफी है कि आपके ऑपरेशन में एडवर्सरी कौन है, दुश्मन कौन है, कई बार उसके सिग्निफिकेंस से भी आपके ऑपरेशन के सिग्निफिकेंस थोड़े ऊपर होते हैं। होते हैं। सच बात। भगवान राम अगर रावण को ना मारते, बिकॉज़ रावण वाज सच ए बिग पर्सन, तो उससे भी इसका एक प्रसिद्धि और एक लोगों के नज़र में आने का एक। बट मेरा ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कौन किसको इनकाउंटर में मारा, किसने क्या वीरता दिखाई, किस मिलिटेंट को ख़त्म किया, ये कम सिग्निफिकेंट है। ज़्यादा ये है कि उनकी जो पाथ ऑफ जर्नी, मोटिवेशन, व्हाट ड्रोव देम टू रीच टू दैट लेवल, ये सब चीज़ आनी चाहिए पब्लिक में।
ठीक है, आखिरी के 2 सवाल हैं और उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। पहला कि जब थोड़ा सामान्य सा माहौल होता है अभी घर में या जब आप लोग कैंप में रहते थे उस टाइम, कभी कोई ऐसा गाना है जो आप गुनगुनाते थे, सुनते थे या आपको बहुत पसंद है? मैं गाने के मामले में बड़ा पुअर रहा हूँ। रादर घर के अंदर जब मेरा मजाक उड़ाया जाना हो तो गाने पूछते थे बच्चे। मेरे घर में मतलब मुझे छोड़ के सब गाते हैं। वाइफ ठीक गा लेती हैं, बेटा मेरा बहुत अच्छा गाता है, बेटी भी गा लेती है। छोटा बेटा बिल्कुल नहीं गा पाता, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं नहीं गा पाता। लेकिन मैं थोड़ा गज़लों का शौकीन हूँ, गज़ल पसंद करता हूँ और ज़्यादातर पुराने गानों का मैं पसंद हूँ क्योंकि मैं पुराना ज़माने का हूँ। शी स्टूप्स टू कॉन्क्वर में ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक नावल है, उसमें मिसेस हेस्टिंग्स पूछती है कि वो छेड़ता है उसका हस्बैंड उसको बार बार, तो मियाँ बीवी का वो छेड़ने का एक उसमें सीन है। तो वो लेडी को भी दिखाया है कि शी डजंट लाइक टू बी कॉल्ड एज ए ओल्ड। तो हस्बैंड कहता है एक जगह कि आई ऑलवेज लाइक ओल्ड थिंग्स, ओल्ड बुक, ओल्ड वाइन, ओल्ड फ्रेंड्स एंड ओल्ड वाइफ लाइक यू। तो उसमें मियाँ बीवी का झगड़ा होता है। तो वो मैं जस्ट ऐसे आपको दृष्टांत कोट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ। और तसल्ली से, कंसर्ट है, गज़ल की शाम है, या पुराने गाने हैं, या कुछ नए गानों में भी जो बहुत कान को अच्छे लगते हैं, उसको सुनना चाहता हूँ कि चलता रहे, सुनता रहूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अलग बात है टाइम उसका। आपकी पसंदीदा गज़ल कौन सी है? हमारी पंकज उदास को मैं बहुत पसंद करता हूँ। और हमारे ही ज़िले के, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के एक ज़फ़र गोरखपुरी हुआ करते थे। आप सर्च करेंगे तो फिराक गोरखपुरी का नाम सबको पता है, लेकिन ज़फ़र गोरखपुरी का नाम सबको नहीं पता है। उनकी एक गज़ल है, दुख सुख था एक सपना, अपना हो या बेगाना, एक ओ भी था ज़माना, एक ए भी है ज़माना। ये पंकज उदास ने गाया है। उन्होंने 4 पैरा है। एक पैरा है ग्रैंडफादर पे, बाबा हयात थे जो तो मिट्टी का एक घर था। उसके बाद फादर पे एक पैरा है। एक पैरा उन्होंने अपने पर डाला हुआ है कि आज मेरी क्या स्थिति है। और लास्ट पैरा उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए डेडिकेट किया है। ऐ आने वाली नस्लों को कहा है। क्या मार्मिक है। 4 स्टेंजा है, आप यूट्यूब पे सुनना जरूर। दुख सुख था एक सपना, अपना हो या बेगाना, एक ओ भी था ज़माना, एक ए भी है ज़माना। ये मेरी बड़ी फेवरेट गज़ल है और मैं ये कभी भी होता है तो सुनता हूँ, क्योंकि उसमें मैं अपने ग्रैंडफादर को देखता हूँ, उस गज़ल में मैं अपने फादर को देखता हूँ, उस गज़ल में मैं खुद को देखता हूँ, और उस गज़ल में मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। खूबसूरत। और आखिरी सवाल आपके बीएसएफ लाइफ से रिलेटेड, आपको 7 AK-47 की गोलियां लगी, कैसा महसूस होता है जब गोली लगती है? देखिए, गोली 19 से लेके 21 टन पर स्क्वायर इंच गैस के प्रेशर से निकलती है, बैरल से। और इस प्रेशर से जब गोली निकलती है तो हाड़ मांस के बने हुए आदमी के अंदर किस स्पीड से दाखिल होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एज सच गोली पियर्स करती है, इसका कोई पता नहीं लगता, पता ही नहीं लगता, बिकॉज वेलोसिटी इज सो हाई। अगर वो वाइटल ऑर्गन को डैमेज कर देती है और फैटेलिटी हो जाती है तभी पता लगता है, या हैमरेज ब्लीडिंग होती है तब पता लगता है। आदमी की आंत बाहर आ गई, भेजा बाहर आ गया, तब तो कोई महसूस करने के लिए बचता ही नहीं है। खोपड़ी, हार्ट, लीवर, किडनी में लग गई तो मृत्यु तुरंत है। इंटेस्टाइन वगैरह में है तो डिपेंड करता है मेडिकल एड एंड कितना आपका डैमेज है। कोई मेजर आर्टरी पे लग गई गोली तो ब्लीडिंग से ही मर जाता है आदमी। तो मेरे 2 इंजरी तो बहुत फैटल थी, उन दोनों से मैं उबर लिया। बाकी गोलियां जो लगी थी वो वाइटल पे नहीं लगी थी, तो हाथ का ही फील हुआ, बाकी तो गोलियां। और आप अपना हाथ खुद लेकर नीचे? हाँ, खुद ही, बिल्कुल। ये हाथ तो कमांड ही नहीं सुन रहा था हमारा, बाएं हाथ से राइफल उठाए और खुद चल के मैं नीचे आया। इसमें गोली लगी थी, उसके बाद आपने सामने गोली चलाई थी? नहीं, मैं चला चुका था। मैं चला चुके थे? हाँ, उसका राशिद भाई दूसरा टेररिस्ट था, उसने फायर किया था। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।
आपने जितना कुछ बताया पॉडकास्ट से पहले और पॉडकास्ट के दौरान, उसने मेरी हार्ट बीट्स ऐसे ऐसे ऊपर नीचे की है। हम लोग आमतौर पर घर पर बैठ के देखते हैं, सुनते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जब सामने से किसी से कोई बात सुनो और जैसे कि आपने अपना हाथ और बाकी इंजरी मार्क्स दिखाए, तो उससे हमें एहसास होता है कि हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि हम लोग यहाँ बैठकर आराम से जी पा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोग वहाँ हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। मेरे बातचीत का बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं था कि मैं अपनी वीरता बताऊंगा या मैंने कोई स्पेशल काम किया। सिर्फ ये उद्देश्य था कि अगर इस जर्नी ऑफ लाइफ से किसी को कुछ प्रेरणा मिलती है तो वो मेरा फायदा है। बस इतना ही पर्पस था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। कश्मीर में मारधाड़, 7 इनको गोलियां लगी थी AK-47 की, लेकिन उसके बाद भी इनका जज्बा आज भी कायम है। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट NND दुबे जी के साथ? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कश्मीर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में आपके कोई सवाल हो, उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी चाहने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। हाइप बाय निहारिका के इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करना है। और अगर अभी तक आप हमारे साथ ट्विटर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड नहीं हो, तो आज ही जाकर कर लो और उसके बाद मस्त चाय पियो और ऐश करो।